आज हम लोग पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के बारे में बात करते हैं। यह ऐसी राजधानी है जिसके बारे में बच्चे सामान्यतः बहुत कम बात करते हैं। बस ईटानगर याद किए रहते हैं, तो यह जानकारी के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। तो चलिए आज हम लोग ईटानगर के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं। ईटानगर पपुम पारे ज़िले का एक अंग है। हालांकि राज्यों की राजधानी जो होती है वह एक ज़िला होता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर पपुम पारे ज़िले का एक छोटा सा स्थान है और यह दिक्रोंग नदी के तट पर स्थित है। जैसे बनारस गंगा नदी के तट पर है, उसी प्रकार ईटानगर दिक्रोंग नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी बच्चों को सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए याद कर लेना चाहिए। ईटा दुर्ग से नामकरण, इसका अर्थ है, अब आप सोचते होंगे कि ईटानगर का नाम ईटानगर क्यों पड़ा। तो वास्तव में ईटानगर में एक किला है, दुर्ग है, जिसका नाम ही है ईटा दुर्ग। और ये ईटा दुर्ग ईंट का बना हुआ है। वही ईंट जिसको हम लोग कहते हैं ईंट पत्थर, जो हम लोगों का घर भी बनता है, तो ईंट से बना हुआ हुआ किला है। तो उसी के नाम पर ईटानगर का नाम ईटानगर पड़ा हुआ है। हालांकि ईटा दुर्ग जो बहुत ही सुंदर है, देखने के लायक है। जो भी कोई ईटानगर जाता है तो इस किले को ज़रूर देखता है। तो अब यह राज्यपाल का आवास हो गया है। राज्यपाल महोदय यहाँ पर निवास करते हैं। जब भी लोग ईटा दुर्ग देखने जाते हैं तो वहाँ का जो दूसरा सबसे अधिक आकर्षक स्थान है पौराणिक गंगा झील। जब गंगा की बात होती है तो गंगा नदी दिमाग में आता है, अर्थात बनारस याद आ जाता है, इलाहाबाद याद आ जाता है। लेकिन जब ईटानगर में जाएंगे तो गंगा नाम की वहाँ पर एक झील है। यह पौराणिक है और यह इतनी सुंदर है कि लोग अपने मन को शांत करने के लिए इस झील के किनारे जाते हैं, टहलते हैं, घंटों घंटों बैठते हैं और मन को बहुत सुकून प्राप्त करते हैं। तो जब भी ईटानगर जाए तो ईटानगर से थोड़ी ही दूरी, मुश्किल से आधे घंटे की दूरी पर गंगा झील है। वहाँ पर जाएं, बैठ कर के देखें कि कितनी शांति प्राप्त होती है। जब हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी जातियाँ रहती हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। उसी प्रकार जब ईटानगर में जाएंगे तो वहाँ पर दो जातियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं, निशी जाति और मिकिर जाति। तो ये दोनों नाम भी छात्रों को याद कर लेना चाहिए। अब सोचते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश इतना दूर है, चीन से सटा हुआ है, तो वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती होगी। तो वहाँ पर भाषाएं तो कई हैं, कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हिंदी और असमिया बोली जाती हैं। हालांकि कुछ बंगाली और अंग्रेजी भी बोली जाती है, लेकिन यदि आप हिंदी और असमिया जानते हैं तो पूरे अरुणाचल प्रदेश में कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। तो हिंदी तो पूरे देश को जोड़ती ही है और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दूर तक हिंदी बोली जाती है। अब चूँकि ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का मुख्य नगर या कह सकते हैं कि राजधानी है, तो अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम नेफा था, नॉर्थ ईस्ट करके था। तो बाद में तीन विद्वान, विभा बसुदास शास्त्री, दया कृष्ण गोस्वामी और ओपी उपाध्याय, इन तीनों लोगों ने कहा कि नेफा का नाम अब नेफा ठीक नहीं है, इसका नाम अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। तब से राज्य का नाम बदल दिया गया और अब हम लोग नेफा को अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि वहाँ पे राजा महाराजा कौन थे। तो समय के साथ तो अलग अलग राज्य या राजा महाराजा हुआ करते थे, राजवंश हुआ करते थे। लेकिन जो ईटानगर का नाम ईटानगर पड़ा है, जिस ईटा दुर्ग के वजह से पड़ा है, तो ईटा दुर्ग का निर्माण शुतिया राजवंश के लोगों ने करवाया था। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है बच्चों के लिए। अच्छा, ये तो बात हो गई ईटानगर के बारे में। अब जब ईटानगर कभी जाते हैं, एक बहुत ही चर्चित स्थान आता है पासीघाट। यह ऐसा नाम है कि हर जुबान पर आता रहता है। इसका पीछे मुख्य कारण है कि पासीघाट बिल्कुल नैसर्गिक है। यहाँ पर कोई व्यावसायिक कारण नहीं है, कोई छल कपट नहीं है और यह पूर्वी सियांग का जिला मुख्यालय भी है। और इतना सुंदर है कि जाएंगे तो देखेंगे कि
लोग कितने मिलनसार हैं। ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 30-35 साल पहले गाँव में लोग किस तरीके से मिलजुल करके रहते थे, एक साथ बैठते थे, वैसा ही माहौल पासीघाट में देखने को मिलता है। बिल्कुल नैसर्गिक। जब भी ईटानगर जाएं तो पड़ोसी ज़िला पूर्वी सियांग में भी जाएं और हाँ, पासीघाट जो कि ज़िला मुख्यालय है, घूमने अवश्य जाएं और देखें कि आज भी भारत की सभ्यता और संस्कृति जो दशकों पहले थी, आज भी कायम है। तो यह रही बात ईटानगर के बारे में। कल बात करेंगे किसी अन्य राज्य की राजधानी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।